हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन। आई होप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और कम की तैयारी। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कार्बन तथा उसके यौगिक का पार्ट 2 वीडियो डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में हमने बहुत ही अच्छी तरीके इसके सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया था। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको कार्बन के बारे में बताया था कि आपका कार्बन क्या होता है। ठीक है, कार्बन के वो सभी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी थी, उसके परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान और उसकी जितनी भी चीज़ें थी सब कुछ मैंने उस वीडियो में बता दिया था, पार्ट 1 वीडियो में। ठीक है, कार्बन के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में डिस्कस किया था, कार्बन की उपस्थिति डिस्कस की थी कि किस मात्रा में, कितने मात्रा में, कहाँ कहाँ पर कार्बन पाया जाता है, वह कार्बन कितना ज़्यादा उपयोग है, ये भी मैंने बताया था उस वीडियो में। ठीक है, और यहाँ तक मैंने रासायनिक आबंध को भी उस चैप्टर में शुरू कर दिया था। ठीक है, इसके लिए स्टूडेंट्स आपका वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का वीडियो देखने से पहले आपको पार्ट 1 वीडियो जरूर देखना होगा। उसके लिए आपको लिंक पर जाना होगा। लिंक यानी लिंक कहाँ से मिलेगी आपको? डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, जाकर वहाँ से आप पार्ट 1 वीडियो के कार्बन एवं उसके यौगिक के पार्ट 1 वीडियो को आप देख सकते हो। बहुत ही आसान है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 10 साइंस की और सभी सब्जेक्ट की, लगभग सभी सब्जेक्ट नहीं कह सकते, कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि इंग्लिश की तैयारी नहीं करवाई जा रही, जहाँ तक सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, आज का ये टॉपिक, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने शुरू किया था रासायनिक आबंध। ठीक है, उस वीडियो में यानी कि पार्ट 1 वीडियो में हम लोग रासायनिक आबंध को शुरू कर चुके थे। ठीक है, उसके कुछ टॉपिक क्लियर कर चुके थे, जैसे कि आयनिक आबंध क्या होता है और सहसंयोजी आबंध क्या होता है। ठीक है, आयनिक आबंध के बारे में हम लोगों ने परिभाषा और उसका एक उदाहरण समझ चुके थे। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सहसंयोजी आबंध के कुछ प्रकार। ठीक है, कुछ प्रकार नहीं कह सकते हैं, उसके जितने भी प्रकार हैं उसको परिभाषा और उदाहरण के साथ समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और फिर अंत में हम लोग समझेंगे जो कार्बन है आयनिक आबंध बनाता है या फिर सहसंयोजी आबंध बनाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा पहला टॉपिक है सहसंयोजी आबंध का। इसमें से पहला प्रकार है आपका एकल सहसंयोजी आबंध। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आपको जरूर से एंड तक देखना है। ठीक है, और समझ में आए वीडियो तो जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, अगर आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हमारा टॉपिक क्या है? एकल सहसंयोजी आबंध। देखिए, एकल सहसंयोजी आबंध मीनिंग से, पढ़ने से ही समझ में आ रहा है क्या कह रहा है। ये शब्द कह रहा है एकल, यानी कि एकल, एक है आबंध, यानी कि एक आबंध है। एकल आबंध यानी कि एक आबंध है, इसमें एक आबंध की बात कह रहा है। ठीक है, तो चलिए परिभाषा पढ़ते हैं तो अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, परिभाषा क्या लिखी हुई? लिखी हुई है जब दो परमाणु, यानी कि जब दो परमाणुओं के बीच में, यानी कि दो परमाणु, मान लेते कोई एक परमाणु है और कोई दूसरा परमाणु है। ठीक है, जब दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ऐसे यानी कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन से तात्पर्य एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। ठीक है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो आबंध बनता है उसे एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं। देखो, जब दो परमाणुओं के बीच, यानी कि कोई एक परमाणु है और कोई एक परमाणु, यानी कि कोई मान लेते कोई एक परमाणु X है, मान लेते कोई एक परमाणु Y है। अब उन दोनों ही परमाणुओं के बीच केवल एकल, समझ रहे हो, केवल एकल परमाणुओं के, यानी कि केवल एकल इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो आबंध बनता है उसे कहते हैं एकल सहसंयोजी आबंध। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए समझते हैं। चलिए देखते हैं। देखो, हाइड्रोजन, मैंने आपको हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेकर बताया है, आप लोग किसी का भी ले सकते हो, लेकिन लेना वही जिसमें एकल आबंध आता हो, यानी कि वह परमाणु केवल एकल आबंध, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागता हो या तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो, या तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता हो या तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो। तो ऐसे में दोस्तों हमारा जो हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन मांगता है। जो उसका परमाणु क्रमांक होता है वो एक होता है। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है बच्चों वो एक होता है, समझ में आया? एक होता है।
तो हम लोग इसलिए कह सकते हैं जो पहले कक्ष में, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है उसमें पहले कक्ष में कितने आते हैं, पहले कक्ष में आपके आते हैं 2 परमाणु, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सेकंड कक्ष में आते 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक, कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन बात हो रही जो हाइड्रोजन होता है उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कहने का मतलब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हाइड्रोजन का। अब ये क्या करेगा, अपना कक्ष पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे से मांगेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे से मांगेगा तो हम कह सकते हैं कि इसमें ई माइनस होगा चार्ज। क्या माइनस चार्ज होगा, ई माइनस, यानी कि जो ये हाइड्रोजन है वो एक आबंध दूसरे से मांगेगा, कहने का तात्पर्य मांगेगा। तो ऐसे में दोस्तों अगर हम H2 का उदाहरण ले लें, H2 यानी कि हाइड्रोजन 2 हैं, समझ रहे हो, एक हाइड्रोजन है और एक और हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, उन दोनों के बीच हम एकल आबंध यानी एकल सहसंयोजी आबंध का उदाहरण देकर आपको बताएंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, हम लोग समझते हैं किस प्रकार से एकल सहसंयोजी आबंध में केवल एक यानी कि अलग अलग 2 परमाणु या फिर एक ही प्रकार के परमाणु किस प्रकार से एकल आबंध में जुड़कर अपने कोष को पूरा करते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो चलिए मान लेते हैं एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं एक हाइड्रोजन है, ठीक है, मान लेते हैं जो H2 है वो एक हाइड्रोजन है, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन है, ठीक, H2 में 2 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसको यहाँ से तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन निकल के आ जाएगा, एक और हाइड्रोजन निकल के आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन हमारे पास निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है, माइनस का, यानी कि माइनस का 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ये ढूंढता है, ठीक है। वो क्यों ढूंढता है, उसको समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहती है कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरे होने चाहिए, यानी कि कम से कम, यानी कि 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है, कम से कम अधिक से अधिक 2 होने चाहिए, ठीक है। तो आपको 2 पूरा करना होगा इसके इलेक्ट्रॉन। इसलिए हाइड्रोजन को हम लोग उदाहरण देकर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस पर एक जो है वो कम है, तो ये एक दूसरे से लेगा। अगर हम H2 का उदाहरण ले ले तो यहाँ पर 2 H2 आ जाएंगे, यानी कि एक तो लेगा ही लेगा, दूसरा भी लेगा। तो अगर हम इसको बांध, यहाँ पर मैं आपको बॉन्ड बनाने की यानी कि जो आबंध बनाने की प्रक्रिया है वहाँ मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही चीज़ समझना इसको, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए एक हाइड्रोजन मैंने ले लिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन के ऊपर मैंने क्या किया, एक इस प्रकार से सिंबल लग दिया। ये क्या है, ये बॉन्ड दर्शाने का तरीका है, ठीक है। ये हाइड्रोजन पर एक हो गया, ठीक है, जो लास्ट इसके लास्ट कक्ष में यानी कि इसके पहले कक्ष में एक ही आ रहा है तो एक ही लिखेंगे, ठीक है। एक और हाइड्रोजन है, ठीक है, एक और हाइड्रोजन है, मान लेते हैं एक ही हाइड्रोजन है, इसका ये है, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, अब ये जो हाइड्रोजन होगा ये क्या करेगा, ये मान लेगा चलिए हमें अपने 2 आबंध मिल गए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या करेगा कि ये कह रहा है, एक हाइड्रोजन ये कह रहा है कि चलिए हमें एक मिल गया है तो हमारे कोष तो पूरे हो गए। इसी प्रकार से जस्ट ये भी कहेगा कि हमें भैया एक और मिल गया है तो हमारे भी पूरे हो गए कोष। इस प्रकार से हमने क्या किया, हाइड्रोजन को एकल सहसंयोजी आबंध में परिवर्तित कर दिया। यानी कि ये हो गया आपका एग्जाम्पल किसका, एकल सहसंयोजी आबंध का। इसको नोट कर लो आप लोग। अगर आप लोग इसको दूसरी विधि में लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिखते हो, तो एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन जिस जुड़कर यानी कि एक हाइड्रोजन में जुड़ रहे हैं, तो इस प्रकार से ये भी हमारा हो गया सही और ये भी हमारा सही हो गया। इस प्रकार से हमारा पहला जो आपका प्रकार था सहसंयोजी आबंध का, एकल सहसंयोजी आबंध, वो एकदम क्लियर हो गया। तो आपको एकल सहसंयोजी आबंध समझ में आ गया होगा कि एकल सहसंयोजी आबंध क्या होता है। बच्चों क्लियर करके बताओ, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, एकल सहसंयोजी आबंध, ठीक है। ये टॉपिक आपको एकदम से क्लियर हो चुका होगा, एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। इसकी परिभाषा और इसका एक उदाहरण मैंने देकर आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना उदाहरण में, जो मैंने पहले आपको उदाहरण बताया था लिखने वाला उसको लिख लेना है, इसके बाद आपको इसको नोट कर लेना है, ठीक है। तो आपका एक एग्जाम्पल क्लियर हो गया। तो चलिए सेकंड आप प्रकार पर देखते हैं। सेकंड प्रकार है हमारा द्विसहसंयोजी आबंध, ठीक है, द्विसहसंयोजी आबंध, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। चलिए इसकी परिभाषा है द्विसहसंयोजी आबंध की, जब 2 परमाणु, वहां पर एक परमाणु था, यहाँ पर 2 परमाणु हैं, जब 2 परमाणुओं के बीच, वही डिफिनेशन, जब 2 परमाणुओं के बीच में यानी कि 2 परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो आबंध बनता है उसे द्विसंयोजी आबंध कहते हैं। सेम वही डिफिनेशन है, वहां पर एक आबंध यानी कि एकल आबंध यानी कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था कोई तत्व,
एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था कोई परमाणु या तत्व, परंतु यहाँ पर वह तत्व होगा जो 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल कहता है मेरे प्यारे साथियों, कहता है कि O2 जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। O2 का परमाणु क्रमांक कितना होता है? वो 8 होता है। इस कारण जो O2 होगा उसके पहले कक्ष में 2 आ जाएंगे, सेकंड कक्ष में 8 आएंगे, इस प्रकार से 6 आएंगे, तो 2 बच रहा है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दूसरे से मांगेगा। इसलिए ऑक्सीजन पर क्या होगा? ऑक्सीजन पर क्या होगा? E2 माइनस का चार्ज होगा। अब ये फर्क नहीं पड़ता है कि माइनस का हो या फिर प्लस का, तो केवल हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन पर कितने चार्ज होंगे? 2 के, यानी कि ये ऑक्सीजन इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन इधर भी हो जाएगी कि एक ऑक्सीजन होगा, मान लेते हैं इस प्रकार वाला 0, इस प्रकार से आपकी वाला ऑक्सीजन, ठीक, इस प्रकार से है, तो ये ऑक्सीजन दूसरा हो गया। अब ये दोनों क्या करेंगे आपस में? अब ये आपस में कहेंगे नहीं भाई, अब देखिए कहेंगे ये 2 दिख रहे हैं, तो ये 2 क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इससे 2 ले लेगा, कहेगा ये हमारा अब पूरा कोर्स हो गया, तो हमें अब कुछ नहीं करना। सेम उसी प्रकार से ये भी कहेगा हमारा भी कोर्स पूरा हो गया, हमें भी कुछ नहीं करना। इस प्रकार से ये हमारा बॉन्ड बन गया द्विसंयोजी आबंध का, ठीक है, द्विसंयोजी आबंध का। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चलिए त्रिसंयोजी आबंध को देखते हैं। त्रिसंयोजी आबंध क्या होता है? जब 2 परमाणुओं के बीच 3 जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जब आबंध बनता है उसे त्रिसंयोजी आबंध कहते हैं। वहाँ 2 था, वहाँ पर 1 था। एकल संयोजी आबंध में 1 था, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन कोई तत्व त्याग रहा था तो बॉन्ड बन रहा था, आबंध बन रहा था। द्विसंयोजी आबंध में कोई भी तत्व 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, तो द्विसंयोजी आबंध बन रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई तत्व है जो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और तब जाकर बनता है त्रिसंयोजी आबंध। तो कौन सा तत्व है जो 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है? चलिए देखते हैं। तो देखने को मिलता है जो हमारा N2, जो हमारा नाइट्रोजन होता है, यानी कि नाइट्रोजन यानी कि, ठीक है, नाइट्रोजन वो क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। यानी कि ग्रहण करे या फिर त्याग करे, मुझे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यानी कि जो N होगा उस पर 3 बॉन्ड आ जाएंगे, यानी कि 3 बॉन्ड, यानी इस पर 3 बॉन्ड, ये त्याग रहा है या फिर ग्रहण कर रहा है। लेकिन अगर इसके लास्ट कक्ष में, ये हमको देखना है लास्ट कक्ष में कितने खाली बच रहे हैं, तो हमें को देखने को मिलता है लास्ट कक्ष में इसके कितने आए थे? टोटल 5 आए थे। कितने? लास्ट कक्ष में टोटल 5 आए थे। इसका मतलब इसे लास्ट कक्ष में 3 लेने पड़ेंगे। तो ये ले रहा तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, या फिर दे रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम इसलिए इसके लास्ट कक्ष में 3 आबंध बच रहे हैं तो हम इसके 3 कर देंगे, ठीक है, 3 बच रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से N2 था तो एक और नाइट्रोजन है, ठीक है, तो एक और नाइट्रोजन होगा तो वहाँ पर भी N होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर 3 और कर सकते हैं, ठीक है, 3, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 हो गए। अब ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? इससे 3 ये ले लेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 3 ले लेगा और इधर से ये 3 ले लेगा। इस प्रकार से इनके दोनों पूरे कक्ष पूरे हो जाएंगे। अब जब इसके पूरे हो गए तो ये हमारा क्या बना रहा है? त्रिसंयोजी आबंध बना रहा है। अगर हम इसको चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या? ये हमारा बॉन्ड है। ये बॉन्ड अभी आप लोग आगे समझोगे, कार्बन के बारे में समझोगे। यहाँ पर तो आप लोग ये अलग अलग तत्वों के बारे में समझ रहे हो, लेकिन अभी आपको कार्बन के बारे में पढ़ने पड़ेंगे, कार्बन किस प्रकार से बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका चैप्टर है। आपके 15 मार्क्स इस चैप्टर से 100% मिलेंगे आपको, ठीक है। तो हम लोग तीनों आबंधों को समझ चुके हैं, सहसंयोजी आबंध के प्रकार को। अब हम लोग लास्ट टॉपिक समझेंगे इस वीडियो का, जो कि है कार्बन आयनिक आबंध बनाता है या फिर सहसंयोजी आबंध बनाता है। तो चलिए